क्लॉट बस्टर्स लगाते थे, वो ऐसे क्लॉट बस्टर्स होते थे, उसमें पहले इंजेक्शन देना पड़ता था, फिर पानी के थ्रू, सलाइन के थ्रू देना पड़ता था। अब कुछ ऐसे क्लॉट बस्टर्स आ गए हैं जिनको एक ही बार सिंगल इंजेक्शन में दे सकते हैं, तो उसमें टाइम और बच जाता है हमारा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बताया कि हर सेकंड में करीब 30 से 40 लाख सेल्स हैं जो डेड हो जाते हैं ब्रेन के। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, न्यूरो प्रोटेक्शन पे बहुत रिसर्च हो रही है कि जो हिस्सा डैमेज होने से बच गया है परंतु होने की कगार पे है, उनको रिवाइव करने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो चल रही हैं, अभी रिसर्च चल रही है। बट देखिए, रिसर्च से इम्पोर्टेंट है जागरूकता। अब हम किसी मरीज़ से मिलेंगे, 100 मरीज़ देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, साल में 50,000 मरीज़ देख लेंगे। आप लोगों में से हर आदमी जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो लाखों लोगों में है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो उपलब्ध है उसका यूटिलाइजेशन तो ठीक से करें। हमारे पास पेशेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं जिनको हम जानते हैं पैरालिसिस है, जिनको हमें मालूम है कि वो क्लॉट बस्टर लगा के वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम तो जाएंगे, फलाने फलाने वैद्य साहब हैं, वो रहते हैं सिरसा के पास, वो नाक में घास डालते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो ये भी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है, ये स्ट्रोक के अर्ली साइंस हैं। जैसे ही आपको ये अर्ली साइंस उपलब्ध या फील हो, आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास जाइए और एक ऐसे अस्पताल में जाइए जिसमें सारी सुविधा उपलब्ध है। कम से कम ऐसे स्थान पर तो अवश्य जाएं जहाँ पे एक सीटी स्कैन उपलब्ध है और कोई एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो आपको शुरुआती ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि एक दफ़ा वो शुरुआती ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो फिर हमारे पास फिर 3 से 4 घंटे मिल जाते हैं कि हम एक मरीज को ऐसे अस्पताल में शिफ्ट कर सकें जहाँ पे ये वाला ट्रीटमेंट, जो एडवांस्ड ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का, वो उपलब्ध है। इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम भी समय रखा है कि स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स टू लाइफ। तो वो जो मिनट्स हैं, यदि उन्हीं में एक्शन कर दिया जाए तो सालों की वृद्धि हो जाती है एक मरीज़ के प्रोडक्टिव जीवन में। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी समय रखा है। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं डिसेबिलिटी जो होती है और खास करके स्ट्रोक की वजह से होती है, तो आपने कितना सर्च किया है कि मतलब स्ट्रोक के डिसेबिलिटी के कितने मामले आते हैं जो स्ट्रोक की वजह से? सर, अगर जो मरीज़ ठीक समय पे नहीं पहुंचा और उसको स्ट्रोक है तो उसको डिसेबिलिटी होगी ही होगी। तो एवरी स्ट्रोक इज़ अ पोटेंशियल डिसेबिलिटी। ठीक है, स्ट्रोक के मामले में आदमी से खास करके यहाँ बहुत नंबर 1 पे रहा है, तो आप लोगों ने ऐसा कुछ आइडिया नहीं क्रिएट किया है कि कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं? हम मान के चलिए, वो पेशेंट्स जो ठीक टाइम पे नहीं पहुंचते हैं उसमें से 70 to 80% पेशेंट्स डिसेबल्ड होते हैं। 70%। Sir, are there plans for international collaborations? Are there plans for international? मैम, हम तो ऑलरेडी इंटरनेशनली कोलैबोरेट करते हैं। डॉक्टर तारिक के कई जगह प्रेजेंटेशन होती है, डॉक्टर सौरभ का, डॉक्टर आदित्य का, हमारा, हम हर चीज़ में इंटरनेशनली कोलैबोरेटेड रहते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने एक मीटिंग करी थी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीटिंग थी, जिसमें बिना ऑपरेशन के न्यूरो की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के तरीके पे रिसर्च हुई थी और हिंदुस्तान से बाहर के बहुत लोग आए थे। इसी प्रकार की मीटिंग एक डॉक्टर साहब ने करी थी। हम अगले साल जनवरी में इसी प्रकार की एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें सरदर्द, मिर्गी का दौरा और ये पार्किंसंस डिजीज़ पे दुनिया के सबसे बड़े जो रिसर्चर्स हैं वो एक साथ मिलकर कोलैबोरेटिवली काम करेंगे। मेरा सवाल डॉक्टर आदित्य से है कि like normally we understand that cyber knife is used in the brain tumors or something like that. So how does it in neurology हम लोग नहीं समझ पा रहे what's the where is the cyber knife role of that? So I think जो आज का हमारा प्रोग्राम था उसका करने का जो मेन मोटिव था वो आपको ये बताना था कि हम जो सारी स्पेशलिटीज़ हैं हम लोग सीमलेसली काम करते हैं। अब जैसे हम लोग का जो बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिली इनवेरिएबली, जैसे फॉर एग्जांपल हम में से काफ़ी लोग एम्स के ट्रेंड हैं। इस वक्त तो चारों ही एम्स के ट्रेंड हैं। हम लोग सभी एम्स के ट्रेंड हैं। तो एम्स में आप जाएंगे जी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट अलग है, कई बार डिपार्टमेंट अलग बिल्डिंग में होता है, ठीक है। अब वो एम्स की तो बात अलग छोड़ दीजिए, पर अगर आप किसी और शहर में जाएंगे, न्यूरोलॉजी विभाग आपको एक अलग बिल्डिंग में मिलेगा, न्यूरो सर्जरी विभाग आपको एक अलग बिल्डिंग में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो आज हम में एक और बड़ी चीज़ कन्वे करना चाहते थे कि आपके सामने जो हम लोग बैठे हैं वो हम सीमलेसली काम करते हैं। अगर एक पेशेंट, इनके पेशेंट को मेरी ज़रूरत है तो 5 मिनट का टाइम मिलेगा मुझे और मेरी टीम को इनके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। अगर हमारे किसी पेशेंट का वार्ड में मिर्गी का दौरा पड़ गया
तो मुझे डॉक्टर सौरभ के ज़रूरत पड़ेगी, 5 मिनट के अंदर हमारा पेशेंट आईसीयू में होगा और डॉक्टर सुमित की टीम से कोई देखेंगे मिर्गी के इलाज के लिए। स्ट्रोक की बात अभी हो रही है। स्ट्रोक का अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो 70% मेडिकल मैनेजमेंट रहता है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट रहता है। 20-30 पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तारिक के पास आएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि नहीं जी अंदर के रास्ते हमको नस खोलनी है, और 100 में से 5 या 10 ऐसे होंगे जिनके दिमाग में सूजन इतनी होगी कि उसके बाद हमें एक हड्डी का बहुत बड़ा टुकड़ा हटा के दिमाग को जगह देनी पड़ेगी, सूजे हुए दिमाग को फैलने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो एक मेन मुद्दा था वो बताने का कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क की ज़रूरत है, जो आजकल हमारी कंट्री में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में इस तरह का क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें उनकी अलग प्रॉब्लम है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेंगे आम तौर पे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी न्यूरो सर्जरी की 3 अलग टीम मिलेंगी, न्यूरोलॉजी की 2 अलग टीम मिलेंगी, आईसीयू भी 2-3 अलग मिलेंगी। तो ये हमारा जो पर्पज़ है आपको आज बुलाने का, एक और बड़ा पर्पज़ है कि सीमलेस टीम वर्क, ये पूरी न्यूरो टीम एक ही है जो आपके सामने बैठी है, 1 यूनिट है, ठीक है। दूसरा जो आपका सवाल था साइबर नाइफ से रिलेटेड, तो देखिए साइबर नाइफ है क्या। साइबर नाइफ बेसिकली हम बहुत ही हाई डोज रेडिएशन को प्रिसाइजली फोकस करके एक पॉइंट पे डालते हैं, और अच्छी बात है जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण दें, सूरज की किरणें हम सबको मिल रही हैं, पर अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको फोकस करते हैं तो आप उससे कोई भी चीज़ जला सकते हैं, आप उससे कागज़ भी जला सकते हैं, आप उससे कपड़ा भी जला सकते हैं। तो इसी तरह साइबर नाइफ में जब हम हैवी डोज की रेडिएशन को फोकस करते हैं तो हम ट्यूमर को और खून की नस का गुच्छा जो फट के स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है, जिसको आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन कहते हैं, उसको भी हम जला सकते हैं। कई बार एक कंडीशन होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें एक हिस्से में चेहरे में बहुत ही सीवियर पेन होता है, बिजली के करंट की तरह पेन होता है, तो उस नर्व को भी हम टारगेट करके उसको शांत कर सकते हैं रेडिएशन डाल के, जिससे वो पेन ठीक हो जाए। तो बेसिकली जो साइबर नाइफ है वो एक ऐसा टूल है जिसकी न्यूरो साइंसेस की अलग अलग बीमारियों में अलग अलग एप्लीकेशन है। मेन एप्लीकेशन ट्यूमर और खून की नस के गुच्छे पे है, जिसको हम AVM कहते हैं। The procedure takes how much time for? साइबर नाइफ का जो प्रोसीजर है टोटल उसमें 30 से 40 मिनट लगते हैं। अब जैसे डॉक्टर सुमित ने बताया कि कई चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है। अब हम यहाँ गुड़गांव में बैठे हैं, अगर आप गुड़गांव के दूसरे कोने में जाएंगे वहाँ किसी को अवेयरनेस ही नहीं है कि साइबर नाइफ की ऐसी मशीन है जिसमें एक 3 सेंटीमीटर के ट्यूमर का इलाज हम 40 मिनट में कर सकते हैं। पेशेंट सुबह घर से आता है और घर जाता है। नहीं, ऑफिस भी जा सकता है। हम तो कहते हैं वो ऑफिस जाता नहीं है। वो जाता नहीं है कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, मैं ऑफिस कैसे चला जाऊं, बट जा सकता है। सो जो देखिए हमारी टीम वर्क का जो सक्सेस है वो किस बात पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है, पहली चीज़ तो हमारा बैकग्राउंड। हम चारों लोगों का, 5 लोगों का 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस है न्यूरो साइंसेज में। हम चारों नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, अपनी अपनी सोसाइटीज़ में हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी न्यूरो साइंसेज में। तीसरी चीज़, हमने पहले दिन से ये डिसाइड कर रखा है कि कोई मरीज़ किसी एक डॉक्टर का है ही नहीं, वो मरीज़ एक पर्टिकुलर बीमारी का है। तो जैसे पार्किंसन का रोगी है, वो मेरे को दिखाता है तो वो डॉक्टर आदित्य को भी दिखाएगा यदि उसे आवश्यकता है सर्जरी की। जब उसका ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर सौरभ की टीम उनको देखेगी ध्यान से कि जब ऑपरेशन हो रहा है तो पेशेंट ठीक ठाक है, सकुशल है। जब ऑपरेशन हो जाएगा तो वो पेशेंट मेरे अंडर में ट्रांसफ़र हो जाएगा सीमलेसली और मेरे अंडर से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कुछ सर्जरीज होती हैं ब्रेन की, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसंस डिजीज़ में, जिसमें हम दिमाग में कुछ सूक्ष्म तार डालकर कुछ विद्युतीय तरंगें प्रवाहित करते हैं और पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पार्किंसन उनका एक तरीके से कायाकल्प में हो जाती है। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट जब तक एक टीम ना हो तब तक संभव नहीं है। तो जब मरीज़ किसी का नहीं है और आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस टाइप की टीम्स तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं, वरना डॉक्टर्स में टीम का सक्सेसफुल होना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो पार्किंसंस जो है to what extent it is curable? Because अभी तक we have a feeling it's not curable. No sir, this is absolute misjudgment and misinformation. पार्किंसन के रोगी को सबसे पहले डायग्नोज करना आवश्यक है कि वो पार्किंसन है या उससे मिलती जुलती कोई बीमारी है। यदि पार्किंसन है और उससे मिलती जुलती बीमारी नहीं है
तो मात्र दवाइयों से 90 से 95% तक फ़ायदा मिल सकता है मरीज को, और हो सकता है उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाए और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। परंतु यदि उसकी बीमारी में उसको साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू होते हैं, वो भी 5 से 6 साल बाद, तो हम एक ऑपरेशन करके उसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। एक तरीके से जैसे ओवरऑल हो जाता है ना इंजन का, उसी तरीके से पेशेंट फिर से 15 से 20 साल तक बड़े आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। हमने पहला सर्जरी इंडिया में 2000 में करी थी, 2001 में करी थी। अब 24 साल हो गए और पिछले 24 साल में हम लोगों ने मिलकर करीब 600 सर्जरी करी है। हालांकि होनी 6000 चाहिए, क्योंकि मरीज इतने हैं इंडिया में। यदि आप आज की तारीख में देखें तो कम से कम 12 से 15 लाख मरीज हैं पार्किंसन के, ज़्यादा ही होंगे। और हमने मिला के, जबकि हमारा सबसे एक्टिव सेंटर है, तब भी हमने टोटल 600 सर्जरी जी करी हैं। और मरीज़ ऐसे हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है और उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, या वो इस प्रॉब्लम से डरते हैं ऑपरेशन से। तो इस टीम वर्क के द्वारा हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मरीजों को समझा भी सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकते So the most dangerous disease I would say is dementia. जो आजकल Dangerous. Parkinson and dementia. डेंजरस how do you- कैंसर, हैं। नहीं, डेंजरस नहीं है। कैंसर या स्ट्रोक है। अगर हम सबसे डेंजरस दो बीमारियों की बात करें, कैंसर और स्ट्रोक। No, because dementia people forget. I will remember कि अभी I'm in a press conference. When I'll go back, then I will be talking about when I was born and all that. That's I think dementia के उस solution. हाँ, बट इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। It's not like threat. स्ट्रोक इज लाइफ थ्रेटनिंग, कैंसर इज लाइफ थ्रेटनिंग। इस तरह के इलाज बहुत महंगे होते हैं। जी इस तरह के इलाज बहुत महंगे होते नहीं, हैं। पार्किंसन का देखिए ये सामान्य जो नहीं, लोग हैं जिनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका भी मैं इलाज करी- हो सकता है। नहीं, उसका भी मैं उसका जो प्रॉब्लम है, देखिए इलाज तो मुफ्त मिल सकता है ना। पहले हम लोग एम्स में थे, हम तो एम्स में मुफ्त इलाज कर रहे थे। बट इसमें जो हमें टेक्नोलॉजी लगानी है पेशेंट के अंदर, इसमें वायर है, कनेक्टर है और एक बैटरी है, जिसमें कि अपना एक चिप और माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है। इस तरह की टेक्नोलॉजी तो हमें मुफ्त में नहीं मिल सकती। और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ये जो पेसमेकर है, जो ब्रेन में या हार्ट में लगता है, अभी हमारी कंट्री में नहीं बन रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं अगले कुछ सालों में हमारी कंट्री में ये बनने लगेगा। तब आप देखोगे DBS सर्जरी की कॉस्ट आधी से भी कम हो जाएगी। बट तब भी कुछ तो कॉस्ट आएगी। तो इसका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हमारी कंट्री में अभी भी मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा नहीं है। आज की डेट में भी अगर आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए 20, 25, 30 लाख रुपए के कवर वाला इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो साल के 50-60 हज़ार रुपये में आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। साल के 50-60 हज़ार रुपये मतलब महीने के 5,000। ये अभी भी अच्छी बात है। अगर आप वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें, वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। तो जागरूकता के लेकर क्या प्लान है आप लोगों का? आने वाले दिनों में आप कहते हैं कि लोग जागरूक नहीं हैं, तो ऐसे में आप एक्टिव सेंटर हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले देखिए, हम लोग हर लेवल पे काम करते हैं। अभी पार्किंसन डिजीज़ का जो दिवस था, तो डॉक्टर सुमित और हम सब लोगों ने एक जगह वॉक ऑर्गेनाइज करी, जिसमें करीब 500-600 लोग थे। हम अलग अलग जगह जाके अवेयरनेस क्रिएट करने के इवेंट्स करते हैं। डॉक्टर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम मीटिंग्स होल्ड करते हैं अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, हम में से हर डॉक्टर हर हफ्ते ऐसी 1 या 2 मीटिंग हर हफ्ते कर रहा है। ठीक है। तीसरा है आपके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करना, जो कि बहुत ही पावरफुल मीडियम है। जो आज हम मैसेज आपको देंगे वो हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा। तो ये हर लेवल पे हम काम सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सारी पोस्ट डालते हैं इस तरीके की अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि बीमारी क्या है और उसका कैसा इलाज और किस तरीके से इलाज संभव है। सबसे सशक्त मीडियम तो आप ही लोग हैं। आपसे ज़्यादा आउटरीच तो किसी की नहीं हो ये सकती। तो ठीक है सर, लेकिन डॉक्टर या इंस्टीट्यूट जब एक्टिव होगा, जब ऐसा कोई कोशिश करेगा, तब तो हम जी, आप ये देखिए, इस प्रकार की न्यूट्रल रहेंगे तो हम क्या करेंगे? सर, इस प्रकार की मीटिंग हम साल में कम से कम 6 करते हैं, पर प्रेस के साथ कम से कम 6। पार्किंसंस दिवस पे, ब्रेन ट्यूमर दिवस पे, एपिलेप्सी दिवस पे, स्ट्रोक दिवस पे, माइग्रेन दिवस पे और वर्ल्ड ब्रेन डे पे, ये 6 मीटिंग्स एनकेफेलाइटिस पे करते हैं। तो कम से कम 6 मीटिंग्स हम हर साल करते हैं विदाउट फेल। और ये आज से नहीं, पिछले 7 साल से कर रहे हैं। और ये सारे जो डेज है ना, हम इनको डेज की तरह कमेमोरेट नहीं करते, हम इनको हफ्ते की तरह या पखवाड़े की तरह कमेमोरेट करते हैं। जैसे स्ट्रोक वीक है, तो जब स्ट्रोक वीक होगा हमारा, तो हम उसमें कंसेशन फ्री करते हैं
रेजिडेंट कंसल्टेंट से। जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें 20 से 25% तक का उनको डिस्काउंट देते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स में 20% का डिस्काउंट देते हैं। एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑडिटोरियम प्रकार की एपिलेप्सी होती है, स्ट्रोक होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनको किस तरीके से किया जाता है। फिर पब्लिक प्रोग्राम जैसे कि वॉकेथॉन और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इस सारी चीज़ें हम रेगुलरली बिना नागा पिछले 6 साल से साल में कम से कम 5 या 6 दफ़ा करते हैं। So, ब्रेन पेसमेकर का थोड़ा सा बता दें। देखिए, ब्रेन पेसमेकर का ऐसा है कि अब कई सारी जो बीमारियां नॉर्मल दवाई या इवन नॉर्मल जो जिसको ऑपरेशन कहते हैं उससे रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, तो एक फाइनल सोल्यूशन निकल रहा है पार्किंसन डिजीज़ के लिए। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया वेल इस्टेब्लिश्ड है। हमने जो 650 DBS किए हैं उसमें से लगभग पौने 600 DBS तो पार्किंसन डिजीज़ के हैं। बट उसके अलावा भी अब DBS का रोल आ रहा है, पेसमेकर का रोल आ रहा है एपिलेप्सी में। मान लीजिए एपिलेप्सी की बीमारी में किसी एक जगह से एपिलेप्सी बन रही है, तो हम उसका एक खास तरह का ऑपरेशन करके वो हिस्सा निकाल देते हैं, एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। बट कई केसेस में दिमाग के 5-6 हिस्सों से एपिलेप्सी बन रही है, तो आप दिमाग के 5-6 हिस्से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वही DBS की इलेक्ट्रोड एक खास जगह में ब्रेन में डालते हैं, जो कि पार्किंसन में हम जहाँ डालते हैं उससे अलग लोकेशन है ब्रेन में जहाँ पे हमें डालते हैं। और उसके बाद हमने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है। हमें एक केस अभी भी याद है जिसको रोज़ 15 दौरे पड़ते थे। आप मानिए कि दिन के 15 दौरे पड़ने का क्या मतलब होता है, और उसको तीसरे दिन 15 से 1 दौरा पड़ने लगा, और 2 महीने के बाद सिर्फ महीने में 2 दौरे पड़ने लगे। तो इस तरह का जो एक फ़ायदा है वो इस टेक्नोलॉजी से हमको देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बीमारियां होती हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे OCD कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़। इसका भी DBS से बहुत अच्छा इलाज पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों के अलावा जो मैं चाहूँगा एक चीज़ पे अब हम डिस्कशन करें अगले कुछ मिनट तक, वो ये है कि न्यूरो इंटरवेंशन हो गया, न्यूरोलॉजी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई। फाइनली जब हमारा पेशेंट एक ख़राब स्थिति में होता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूरो IC और न्यूरो क्रिटिकल केयर का। तो मैं डॉक्टर सौरभ से कहूँगा कि वो थोड़ा सा न्यूरो क्रिटिकल केयर के बारे में आपको बताएं। देखिए, न्यूरो ICU एक तरीके से हमारी पूरी न्यूरो साइंसेस की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट है जो क्रिटिकल है वो ICU में जाता ही है। और ICU के अंदर हम लोगों का काम, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा काम सीमलेस और एक टीम की तरह इसलिए है कि जब उसको अगर ब्रेन ट्यूमर है सपोज बहुत बड़ा, तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हमने उसको ऑपरेशन से पहले देखा, ऑपरेशन के अंदर हमने एनेस्थीसिया भी दिया, और उसके बाद ICU में हमारी सेम टीम ने देखा। तो वो टीम कहीं चेंज नहीं हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट इसीलिए टीम वर्क का उसके अंदर आता है। सेकंड, किसी भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, अगर स्ट्रोक पेशेंट आया, अगर वो स्ट्रोक ब्लीडिंग के साथ आया, तो ब्लीडिंग भी 2 तरीके की होती है, कहीं दिमाग के हिस्से में ब्लीडिंग हो गई या दिमाग के पानी के अंदर ब्लीडिंग हो गई, जिसे हम सब एरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं। तो अगर उस तरीके की ब्लीडिंग है तो उसके अंदर पहले डॉक्टर तारिक की टीम ने उसको बंद किया, अगर कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई तो डॉक्टर आदित्य की टीम ने उसके अंदर ऑपरेशन करके उसका इलाज किया, और अल्टीमेटली ICU की टीम ने उसके अंदर घड़ी घड़ी ये बताया कि ये पेशेंट अब डिटेरिएट हो सकता है, इसके अंदर अब इस इलाज की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ डिले हो जाएगी तो वो पेशेंट जिस तरीके से निकल सकता है वो नहीं निकल सकता। सिमिलरली डॉक्टर सुमित की टीम के अंदर अगर वो एपिलेप्सी का इलाज कर रहे हैं, कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वो दौरे पड़ते ही चले जाते हैं, उन्हें हमें बेहोश करके रखना पड़ता है। उस बीमारी को कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब एपिलेप्सी जो रुक ही नहीं रही है, उसका भी इलाज ICU के बिना संभव नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके अंदर जो रीज़न है वो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो कि सड़क पे हादसे के साथ जो हमारे पास आते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया कैपिटल है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की। जितने सड़क पे हादसे हिंदुस्तान में होते हैं वो वर्ल्ड में कहीं इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने हिंदुस्तान में होते हैं। लेकिन उसको आने के बाद अगर सही टाइम पे ICU का ट्रीटमेंट स्टार्ट टाइमली नहीं किया गया तो कई बार वो पेशेंट अगर वो बच भी सकते हैं सर्जरी से, तो उससे पहले ही उनके अंदर ब्रेन का एक मेजर हिस्सा डैमेज हो जाता है, और हम उनको चाह के भी ऑपरेशन के बाद भी वो फ़ायदा नहीं दे पाते अगर उनको उसके अंदर हम बचा नहीं पाएँ। तो उसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। अगर उस गोल्डन आवर में न्यूरो ICU की टीम ने उनके ऑक्सीजनेशन और उनके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उनके ब्लड प्रेशर को अगर ढंग से मैनेज नहीं किया तो वो पेशेंट, चाहे फिर हम उसको किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट पे ले जाएं,
उसका बचने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये हमारी कंट्री में एक मेजर इशू है कि पहले तो आईसीयू की कमी है, उसके ऊपर न्यूरो आईसीयू की तो बहुत ही कमी ज़्यादा है। कमी है। और इस लेवल का एक्सपर्टीज आई एम श्योर कहीं नहीं है। हम लोग जितने पर ईआईसीयू का अपनी न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम के ऊपर इतने क्या बोलते हाँ। हैं हिंदी में, प्राउड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्व कर सकते हैं। गौरवान्वित महसूस करते हैं वी कांट बिकॉज जैसे कि- हमारी रातों की नींद इसीलिए अच्छी आती है क्योंकि ये लोग जागते हैं साथ में हमारे पेशेंट्स का केयर करते हैं। क्योंकि उस तरीके की लेवल ऑफ केयर इसलिए नहीं है कि अवेयरनेस भी नहीं है कि इस तरीके के पेशेंट को इस तरीके की केयर की ज़रूरत है, और जिस भी तरीके का इक्विपमेंट उसके लिए लगता है वो अच्छी बात है कि हमारे पास अपने आईसीयू में स्टेशन है, हमें कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चरों में जो डायलॉग है ना सर कि डॉक्टर भगवान है, मैं सच्ची में आप लोग को देख के आई फील बिकॉज न्यूरो साइंसेस इट्स यू नो यू आर कंट्रोलिंग द मैन। नहीं, अगर हम इंसान भी पूरे रहें तो तो उतना भी बहुत तो वो भी बहुत है, और पब्लिक इंसान भी मान ले तो उतना भी काफ़ी है। सही बात। Sir, nowadays you are suffering from anxiety and depression. अगर आप जो लोग anxiety and depression से suffer कर रहे हैं, उनको ज़्यादा chances होते हैं brain stroke होने के। इसके लिए मेरे ख्याल क्या से बोला डॉक्टर सुमित आंसर जो करेंगे। anxiety and depression से suffer कर रहे हैं, क्या हाँ। उनको ज़्यादा chances हैं brain stroke होने के? Because डॉक्टर ने कहा कि कोई भी specific age नहीं होता stroke होने का। तो अगर जो- नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एज में कारण अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एज में हो सकता है तो वही कारण जो ओल्ड एज में वो यंग में भी रहेंगे। यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक के कारण बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिसमें आपका बॉडी आपका दुश्मन खुद बन जाता है, खून को गाढ़ा कर देता है। फिर आपके शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो बनते ही नहीं हैं, तो आपका खून नसों के अंदर ही जम जाता है जो कि नहीं जमना चाहिए। या कभी कोई ब्लड वेसल ऐसी है जो कि फट जाती है क्योंकि आपके दिमाग की नसें कुदरती तौर पे कमज़ोर है। ये तो हो गया यंग एज। ओल्ड एज में वही कारण होता है ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स ज़्यादा होना, इन सब चीज़ों की वजह से, स्मोकिंग। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स एक के ऊपर एक ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो सिर्फ स्मोकर को यदि 2% है स्ट्रोक होने का चांस, उसको डायबिटीज़ भी साथ में है तो उसको 10% हो जाएगा। ब्लड प्रेशर भी है तो 12% नहीं रहेगा, 15% हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिस्क मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं ओल्ड एज में। बट स्ट्रोक के कारण हर एज में अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रोक किसी भी एज में हो सकता है, परंतु स्ट्रोक से रिलेटेड जो कारण हैं ये थोड़े अलग होंगे। जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, तो एंग्जाइटी के पेशेंट्स में कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण कोई खून की नस फट सकती है, ये ज़रूर है, परंतु एंग्जाइटी इन इटसेल्फ एक रिस्क नहीं है स्ट्रोक होने का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।